मगरबी बंगाल की पॉलिटिक्स इस वक्त तब्दीली के दौर से गुजर रही है। एक तरफ बंगाल की रीजनल पॉलिटिक्स है या रिवायती सेकुलर पार्टियां हैं, दूसरी तरफ संघ परिवार की राइजिंग हो रही है, और संघ परिवार की राइजिंग की वजह से जो बीजेपी, जो उनका जो पॉलिटिकल विंग है, वो बहुत तरक्की कर रहा है। उसकी वजह से बंगाल की सियासी मंजरनामे में भी, वोटिंग के पैटर्न में भी, लोगों की सोच पर, सियासी नैरेटिव में भी तब्दीली आई है। और इस नैरेटिव का बंगाल की सियासत पे क्या असर पड़ रहा है, क्या बंगाल की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है, आज इन्हीं तमाम सवालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल साइंस के माहिर प्रोफेसर मोहिदुल इस्लाम साहब। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है कि जो आरएसएस की जो राइजिंग हुई है, ये क्या ये राइजिंग नई नई है, या फिर बंगाल की पॉलिटिक्स में या बंगाल के समाज में आरएसएस काफ़ी दिनों से मौजूद था, अब जाके उभर कर सामने आया है? हाँ, आरएसएस बंगाल में ख़ासतौर से 80 के दशक से वो काम कर रहे थे। और उस वक्त भी 85-86 के वक्त से उस समय वो ये घुसपैठिया वाले जो नैरेटिव है, इसको लेके वो लोग ज़मीनी तौर से कुछ कैंपेन कर रहे थे। मगर उस वक्त क्योंकि लेफ़्ट फ्रंट का काफ़ी मज़बूत आपका तंजीम रहा, और वहाँ पे लेफ़्ट फ्रंट ज़मीनी तौर से सियासी और जो आइडियोलॉजिकल मैनर में उन्होंने इसको काउंटर भी किया। इसके वजह से आरएसएस उतना बढ़ नहीं पाया काफ़ी देर से, और बीच बीच में थोड़ा बहुत बीजेपी का वोट का इजाफा हुआ। जैसे 1991 में जो राम जन्मभूमि मूवमेंट का जो मुहिम था, उस वक्त भी बीजेपी का 11% आपका वोट आ गया था। तो वो आरएसएस का भी ज़मीनी तौर से काम करने का वजह ही हुआ था। फिर वो घट गया उसका बीजेपी का जो वोट शेयर, और 4 से 6% के आसपास वो घूमता रहा। जनरली लोकसभा में बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, और असेंबली विधानसभा के चुनाव में वो वोट उनका कम होता है। तो ये बंगाल का जो सियासत में आपका एक लंबा ट्रेंड है कि जो बड़ा नेशनल पार्टी है जैसे बीजेपी और कांग्रेस को, लोकसभा में ज़्यादा वोट उनको मिलते हैं, मगर विधानसभा में उनको कम वोट मिलता है। फिर आपका 2011 में जब लेफ्ट फ्रंट का सरकार का चला गया उनका जो सरकार में एक तब्दीली आया, और तृणमूल का यहाँ पे सरकार बना, 2011 के बाद से अचानक बहुत ज़्यादा आरएसएस का शाखा जो है वो बढ़ने लगा। तो पहले जो लेफ्ट फ्रंट ज़मीनी तौर में आरएसएस का जो कार्य है, उनका जो काम है, उनको बहुत गौर से वो लोग मॉनिटर करते थे। कुछ जगह में वो लोग अपोज करते थे। वो अभी 2011 के बाद ऑलमोस्ट अनअपोज्ड रहा। तो आरएसएस का छोटा छोटा स्कूल बोलिए, ये काफ़ी बढ़ने लगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। ट्राइबल लोगों के बीच में काम करने का अगर बताइए तो वो भी काफ़ी बढ़ने लगा। फिर जो ओबीसी कास्ट है और जो इंटरमीडिएट कास्ट है, कुर्मी, महातो, ये सारे जो कास्ट है, सदगोप, फिर माइशो, जो इंटरमीडिएट कास्ट है, जो ब्राह्मण कास्ट वैद्य भी नहीं है और SC/ST भी नहीं, इनके बीच के जो तबके वाला कास्ट है, इनके बीच में भी आरएसएस का कैंपेन काफ़ी ज़्यादा रहा। और अगर आप बीजेपी का अगर सॉलिड वोट बैंक अगर बेस देखिएगा, तो ये हिंदू ओबीसी और इंटरमीडिएट कास्ट ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हिंदू ओबीसी के साथ मुस्लिम ओबीसी का एक आपका कंपटीशन रहता है ओबीसी ए और ओबीसी बी में, क्योंकि मिले जुले कम्युनिटी है इन दोनों। जो बैकवर्ड है ए में और बी में, ए में मोस्ट बैकवर्ड है और बी में बैकवर्ड है। बीजेपी ने इस ये ओबीसी लिस्ट के खिलाफ भी सबसे पहले उन्होंने कोर्ट में गया। अभी भी कोर्ट में वो ये ओबीसी का जो मामला है वो चल रहा है, अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। तो नॉर्थ बंगाल के ट्राइबल्स लोगों के अंदर में भी आरएसएस का काम ज़्यादा बढ़ा 2011 के बाद। और वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, मगरबी बंगाल के जो मगरबी साइड है, जी जी, उसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम
वेस्ट मिदनापुर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बर्धमान, ये सब जगह में, बीरभूम, ये सब जगह में आपका आरएसएस का काम और ज़्यादा बढ़ा। और नॉर्थ बंगाल, और नॉर्थ बंगाल में तो ये तो ट्राइबल और हिंदू ओबीसीज में अंदर ज़्यादा इनका ज़्यादा बढ़ा। शहरी तौर में आरएसएस का कैंपेन रहा है, मगर जितना आपका पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मगर अब तक भी बंगाली जो भद्रलोक है उसके बीच में बहुत डिसाइसिव शिफ्ट अभी तक हुआ नहीं। हालांकि पहले जितने लोग खुल के कम्युनल बात पहले करते थे उससे ज़्यादा अभी कर रहे हैं। सोशल मीडिया आने से ये और भी ज़्यादा हो गए हैं, ये हम लोग देख पा रहे हैं। मगर अभी भी कोई डिसाइसिव शिफ्ट अभी बीजेपी की तरफ, आरएसएस बीजेपी की तरफ अभी हुआ नहीं है, क्योंकि बंगाल में एक बहुत पुराना लेफ्ट और लिबरल एक आपका जो बंगाली भद्रलोक के ऊपर लेफ्ट और लिबरल जो आइडियोलॉजिकल एक वेव है वो इनके ऊपर काफ़ी असर किया हुआ है। और ये 200 साल का एक ट्रेंड है। राम मोहन रॉय, विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, तो इनका जो एक प्लूरलिज्म और एक मल्टीकल्चरलिज्म का जो एक ट्रेंड है, जो वो अप्रोच जो है, वो अप्रोच ये बंगाली भद्रलोक के ऊपर ऑलमोस्ट 200 साल के ऊपर वो उसका ऊपर हावी है। तो इसीलिए अभी भी आरएसएस बीजेपी बंगाली भद्रलोक के बीच में जितना डिसाइसिव होना चाहिए था इसलिए हुआ नहीं। इसलिए आप देखिएगा कि बंगाल एक ऐसा लौता राज्य है जहाँ पे बीजेपी अर्बन सेक्टर में ग्रो नहीं किया मगर रूरल सेक्टर में ग्रो किया। दूसरा राज्य में अगर आप 80-90 दशक में देखिएगा तो पहले वो लोग अर्बन सेंटर में और ज़्यादा ग्रो करते थे। ट्रेडिंग कास्ट, फिर उसके साथ जो अर्बन मिडिल क्लास, इनके ऊपर उनका ज़्यादा असर रहता था। बंगाल में हुआ उल्टा। बंगाल में पहले ट्राइबल, ओबीसी, ये सारे तबके, इंटरमीडिएट कास्ट, ये सब तबके में जो गांव और छोटे शहर के अंदर में इनका असर रहा। मगर कलकत्ता और कलकत्ता के भद्रलोक और आसपास का जो रीजन है इसमें ज़्यादा इनका भी मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि लेफ्ट फ्रंट की वजह से बहुत हद तक 80 की दहाई में राइजिंग के बावजूद भी लेफ्ट रुकती रही। आखिर ममता बनर्जी नाकाम क्यों रही? और उसमें एक सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी की जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी है वो ये लोग हैं, रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो चाहे वो आदिवासी हों, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लोग, उनको ज़्यादा पैसा मिल भी रहा है और कन्याश्री की स्कीम का ज़्यादा फायदा उनको मिल रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ पर बीजेपी राइजिंग क्यों की और आखिर ममता बनर्जी क्यों नहीं रोक पाई? मतलब क्या वजह थी? एक तो सबसे अहम जो आपका जो इशू है कि तृणमूल का कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है आरएसएस को रोकने का। मतलब ममता बनर्जी बीच बीच में आरएसएस को भी देशभक्त संगठन बोलते हैं, आरएसएस भी उनको दुर्गा की एक दुर्गा माता के साथ उनका कंपेयर करते हैं। तो और अभी भी ये एक बहुत एलिगेशन आ रहा है खासतौर से लेफ्ट से कि इस बार का भी जो चुनाव है 2026 का, तृणमूल का जो लिस्ट है उसमें से 44 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, तृणमूल का कैंडिडेट में 291 कैंडिडेट्स में 44 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसके साथ जिनका या तो आरएसएस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है, जिनका ऐसा लेफ्ट के तरफ से एलिगेशन है। अब कितना सच्चाई है कितना झूठ है मुझे पता नहीं, मैं इसको वेरीफाई भी नहीं किया। मगर तृणमूल आरएसएस के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट है, यानी कि बहुत खुल के, जितना वो बीजेपी के खिलाफ खुल के वो लोग, जितना बीजेपी के खिलाफ वो लोग बोलते हैं या बीजेपी के खिलाफ वो लोग आपका मुहिम छेड़ते हैं, वैसे आरएसएस के खिलाफ कभी करते नहीं हैं। क्योंकि आरएसएस, एक तो आरएसएस इलेक्शंस नहीं लड़ती, मगर ये चुपचाप वो लोग अपना ठंडे दिमाग से वो लोग अपना ज़मीनी तौर से काम करते हैं और उनका लंबा स्ट्रेटेजिक विजन रहता है कि आज नहीं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो लोग वेट कर लेंगे, मगर स्टेट को एक ट्रांसफॉर्म कर लेंगे पॉलिटिकली, हाँ, सियासी तौर से स्टेट को वो एक तब्दीली लाएंगे स्टेट में। तो वो एक बड़ा सा
एक इशू है। और जितना भी तृणमूल 2019 का लोकसभा के बाद जो बंगाली लाइन लिया कि तृणमूल एक ऑर्गेनिक पार्टी है बंगाली लोगों का, जी जी, और वो जो बंगाली नेटिविज्म, बंगाली सब नेशनलिज्म को थोड़ा बहुत लेके आया, वो थोड़ा बहुत आरएसएस को काउंटर कर सकता है, क्योंकि आरएसएस का रिलीजियस पोलराइजेशन ही मेन आपका इशू है। और ये इन्फिल्ट्रेशन वाला कैंपेन भी ये रिलीजियस पोलराइजेशन के साथ ही जा रहा है। जैसे मोदी अभी ने अभी खुद ही बोला कि बंगाली अलग जगह है और मुसलमान अलग है। इसमें ये इनको कॉन्फ्यूज कर दिया जा रहा है कि बंगाली लोगों में एक बड़ा तबका बंगाली मुसलमान भी है, मगर वो मोदी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि बंगाली लोगों का यहाँ पे दबदबा रहेगा और मुसलमान अलग है। तो ये आसाम में भी इन्होंने ऐसा किया था कि मुसलमान अलग है, अहोमिया लोग और बंगाली लोग अलग हैं। तो ये एक इनका टैक्टिक है। तो एक तो तृणमूल को जितना भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली आरएसएस को जितना काउंटर करना चाहिए था, उतना अभी उन्होंने नहीं कर पाया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2021 के इलेक्शन के बाद सिद्दीकुल्ला चौधरी का हम लोग इंटरव्यू किए थे, उसमें उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कहा कि जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो पहली जो कैबिनेट मीटिंग हो रही थी उसमें सुब्रतो मुखर्जी ने साफ साफ कहा उनसे, मतलब खाने के टाइम में, कि आप लोग क्यों आरएसएस करते हैं, हम भी तो आरएसएस। तो क्या वाकईतन टीएमसी में इतना आरएसएस का रूल कर लिया है? अब ये तो एलिगेशन है, मतलब वो सिद्दीकुल्ला जिस तरह बता रहे हैं कि ये तो सुब्रतो मुखर्जी ने ऑन किया कि हम आरएसएस से हैं, यही तो एलिगेशन है। और देखिए, ये जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि इतना सारे वेलफेयर स्कीम्स रहने के बावजूद भी कुछ जगह में, ग्रामीण इलाके में कुछ जगह में फिर भी लोग तृणमूल के खिलाफ वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और वो ट्राइबल्स में भी हैं और ये ओबीसीज लोगों के अंदर में भी है। इसका वजह एक है कि आरएसएस ने इसको ये कैंपेन किया कि आप जो है कोई दलित, पिछड़े या ओबीसी, ये सब आप अपने आप को मत सोचिए, आप सनातनी है, ये हिंदू धर्म के लार्जर पार्ट है। तो आरएसएस कहीं ना कहीं यहाँ पे बंगाल में कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक कैंपेन किया। दूसरा एक ये है कि आप अगर ममता बनर्जी जो ब्राह्मण एक चीफ मिनिस्टर है, और तृणमूल में अगर आप देखिएगा, तृणमूल में एक अपर कास्ट का अभी भी अपर कास्ट लीडरशिप का काफ़ी एक बड़ा सा तबका है, जो ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य, ये जो तीन जो कास्ट है, इनका काफ़ी एक बड़ा सा तादाद तृणमूल के लीडरशिप में आप देखेंगे। उल्टा साइड में आप देखिएगा, दिलीप घोष जो आरएसएस प्रचारक थे, दिलीप घोष के ज़माने में ही ज़्यादा यहाँ आरएसएस और बीजेपी का थोड़ा जो भी ग्राफ बढ़ा, वो खुद सदगोप है, यानी कि वो ओबीसी, हिंदू ओबीसी। और शुभेंदु अधिकारी भी आरएसएस से डायरेक्ट लिंक नहीं है, तृणमूल फैमिली, कांग्रेस फैमिली से आए हैं, मगर वो ब्राह्मण कायस्थ वैद्य बोल के जो अपर कास्ट है उसमें उनको वो बिलोंग नहीं करते हैं। मतलब अधिकारी सब लोग बोलते हैं कि वो अपर कास्ट है, मगर एक्चुअली वो अपर कास्ट है नहीं। तो वो भी एक और स्टेट के बाकी सारे लीडर में अभी आप देखिएगा, समीक भट्टाचार्य जो ऑब्वियसली ब्राह्मण है, वो अभी आए हैं, मगर उससे पहले का जो बीजेपी आरएसएस का लीडरशिप देखिएगा, वो अपर कास्ट वाले ज़्यादा है ही नहीं। खासतौर से दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, इनका एक बैकग्राउंड दूसरा किस्म का बैकग्राउंड है। तो उसमें भी एक आरएसएस के लिए अच्छा हुआ कि बाकी लोग, जैसे मतुआ लोगों के अंदर में भी एक अभी ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रति उनका एक नया सा एक लगाव दिख रहा है लास्ट 10 साल में, जो पहले हम नहीं दिखते थे। उनका पुराना जो नैरेटिव था कि हमारे मुसलमान हमारे जो है वो हमारे कोई विपक्ष नहीं है, मुसलमान हमारे दोस्ती है, मेन हमारा जो मुहिम है वो अपर कास्ट लोगों के लिए है, ब्राह्मण, कायस्थ, ये जो अपर कास्ट हिंदू लोग हैं इनके खिलाफ है। यही जोगेंद्रनाथ मंडल या पी आर ठाकुर के ज़माने में भी यही उनका मेन नैरेटिव था। मगर अभी ये एक जिसको हम सेंसिटाइजेशन बोलते हैं कि लोअर कास्ट भी अपने आप को ब्राह्मणिक जो रिचुअल्स है उसको अपना रहे हैं और अपने आप को सनातनी हिंदू धर्म का पार्ट वो मान रहे हैं।
तो आरएसएस का कैंपेन बहुत साल से चलने के बाद ही, और जहाँ पे लेफ्ट भी वीक हो गया है पॉलिटिकली, आइडियोलॉजी उनका विजिबिलिटी कम हो गया है, वहाँ पे ये आरएसएस ग्रो कर रहा है, जहाँ पे उसको उसके खिलाफ कोई ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो कैंपेन उनके खिलाफ नहीं हो रहा है तृणमूल के तरफ। सर ये कहा जा सकता है कि बंगाल की सियासत से लेफ्ट का गायब हो जाना, अनविजिबल हो जाना, ये आरएसएस के लिए एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल। सर आप जैसा बता रहे हैं कि मोदी और बीजेपी की कोशिश है कि बंगाली के नाम से मुस्लिम को, जैसे आसाम में आसामी समेता से मुसलमान हट गए हैं जी, क्या बंगाल में ऐसा हो जाएगा? अब तक जो लैंग्वेज की बुनियाद पे बंगाली, और बंगाली मतलब तमाम लोग होते थे, चाहे वो बंगाली हिंदू हो चाहे बंगाली मुसलमान हो, क्या आरएसएस में कामयाब हो जाएगा? ये आरएसएस का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अच्छा। देखिए, ऑलरेडी बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू में थोड़ा बहुत आपका डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस खाने के मामले में नहीं है या पहनने के मामले में नहीं है, मगर कुछ जैसे एक सिर्फ खाने का है कि बंगाली मुसलमान गाय खाते हैं और बंगाली हिंदू नहीं खाते हैं, मगर इसके अलावा बाकी सब खान पान सेम है। ये दोनों लोग ही मछली भात खाते हैं या सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं, ये सेम है। पहनने में भी इनका जो है, सभी लोग एक किस्म के ही कपड़े पहनते हैं, मगर थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज में डिफरेंसेस हैं, जैसे बंगाली मुसलमान अभी भी पानी बोलते हैं। अच्छा। और ये हालांकि पानियों वो भी संस्कृत टर्म से ही आता है, मगर बंगाली हिंदू जल बोलते हैं। अच्छा। बंगाली मुसलमान अभी भी अब्बा अम्मा, नाना नानी, दादा दादी, खाला खालू ये सब बोलते हैं, जो बंगाली हिंदू नहीं बोलते। बंगाली हिंदू बाबा माँ, ठाकुरदा ठाकुमा, दीदी माँ दादू, या मेशो मासी, पीशो पीशी पीशे मौशाई, ये फूफा फूफू, ये सब बोलते हैं। तो ये सब में मुझे लगता है कि आरएसएस ये सब के ऊपर भी काम कर रहा है कि कल्चरल डिफरेंसेस जो बंगाली मुसलमान के साथ बंगाली हिंदू का है, ये कितना और भी हवा दिया जाए, और दे के एक किस्म का आपका जो डिफरेंसेस किया जाए। क्योंकि बहुत सारे उर्दू, अरबी, फारसी जो वर्ड है वो बंगाली मुसलमान अभी भी बोलते हैं। जैसे नहाने को ये लोग गुसल बोलते हैं बहुत सारी जगह में। अच्छा। वो बंगाली हिंदू गुसल नहीं बोलते, वो स्नान बोलते हैं, या बहुत चलित भाषा में बोलते हैं गाद हुआ। मगर ये सब जो थोड़े बहुत भी, जितने भी, तो आरएसएस का काम ही है कि ये सारे जो थोड़े थोड़े बहुत छोटा भी जितने भी डिफरेंसेस है, एवरीडे लेवल का जो प्रैक्टिसेस है, बोलने का रहन सहन, उसमें जितना भी फ़र्क निकालो और बोलो कि देखो वो लोग तो, क्योंकि आप अगर जब फ़र्क निकालिएगा तभी आप इसमें कामयाब हो जाइएगा कि हम कैसे और लोगों से अलग है। और ये अलग होने का काम ही आरएसएस का काम है। क्या सर ये जो 27 लाख जो नाम काटे गए आरएसएस ये एसआईआर के नाम पे, जिसमें से 25 या 23 बता रहे मुस्लिम हैं, हिंदू बस 1-2 लाख हैं, तो क्या उसी बंगाली में डिफरेंस पैदा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि ताकि ये दिखा सके कि हम हिंदू मुसलमानों को काटे हैं? देखिए, एक तो आपका ये 27 लाख जो नाम डिलीशंस हुआ, इसका वजह सबसे पहले इसीलिए हुआ क्योंकि बंगाल में एक लौता स्टेट जहाँ पे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ने ले आया। और कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमल्लो बख्शी ने भी बोला कि बिहार एसआईआर में तो ऐसा नहीं था, और बिहार एसआई का जो मैंडेट है वो उसके अलग आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले तो यही सब लोगों को पता था कि 2002 के साथ अगर मैपिंग आपका हो जाएगा तो फिर आपको और कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। तो बिहार में ऐसा ही हुआ था। तो ये कैसे बात हुआ, तो उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, ये 2002 में जिनका नाम था वो नाम अभी बाद में चेंज हुआ या एलियासे से लोग लग रहे। तो अगर समझ लीजिए जो मुसलमान औरत जिनको शादी से पहले 2002 में जिनका नाम था खातून, क्योंकि शादी से पहले खातून ही रहते हैं बहुत सारे लोग बंगाली मुसलमान में ख़ास तौर से, वो शादी के बाद बीवी या आपका बेगम बोलते हैं। अच्छा। विडो हो जाए तो बेवा हो जाते हैं जी। तो ऐसे नाम जो चेंज हो गया, खातून से बीबी या खातून से बेगम हो गया या बेवा हो गया, तो इसमें लोगों को फालतू में हैरेसमेंट किया।
और ऑब्वियसली आपका ऐसा, अच्छा इसमें ये भी है कि 2002 के बाद जो हर साल समरी रिवीजन होता है, जी जी उसमें बहुत सारे करेक्शंस हो भी गए थे, जी जी तो वो करेक्शंस ये लोग नहीं देखे, और ये एकदम ज़ोर ज़बरदस्ती 2002 जी के साथ अभी का अभी ये कंपेयर करें तो उसमें तो मिसमैच होगा ही। और अगर 2002 में एंट्री में भी गलती हुआ होगा जी तो वो जो गलती बाद में ठीक किया गया, हर साल का जो समरी रिवीजन होता है, जैसे हर साल आपका अक्टूबर में एक लिस्ट निकलता है ड्राफ्ट रोल, और 1 जनवरी फाइनल रोल निकलता है। वो 2025 में भी देखिए, 24 हर साल भी निकलता है। और इनफैक्ट हमारे बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस इलेक्शन को लेकर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, इसीलिए हर साल समरी रिवीजन होता है। इसलिए आप देखिएगा बंगाल में जो फर्स्ट एन्यूमरेशन फेज में बहुत कम नाम आपका डिलीशन हुआ था, 58 लाख आपका डिलीशन हुआ जी 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 बाकी स्टेट के मुकाबले में। जी जी बंगाल के जितने पॉपुलेशन है, जितना इलेक्टर, उस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये हुआ था इसीलिए क्योंकि हर साल समरी रिविजन हो रहा है कि जो डेड है उसको रिपोर्टेड हुआ, जो एब्सेंट है, जो शिफ्टेड है, या ये सब रिपोर्टेड हुआ, तो इसीलिए आपका 58 लाख में। तो ये जो आपका अभी आंकड़ा जो निकला है कि 90 लाख के ऊपर जो गए हैं, उसमें से 27 लाख लोग आपका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से गए हैं। बाकी 58 लाख के ऊपर ये एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेड में गए, और उसके बाद 5 लाख लोग और 16 दिसंबर 2025 को 58 लाख के ऊपर गए, फिर 28 फरवरी 2026 को और 5 लाख ऐड हुए, यानी कि जिसको मैपिंग किया गया, मगर जिसके पास वो 13 डॉक्यूमेंट में कुछ है नहीं। ये पहले से होना ही था, क्योंकि अगर आप एपिक कार्ड नहीं लेंगे, राशन कार्ड नहीं लेंगे, पैन कार्ड नहीं लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेंगे, तो फिर ऐसे कहाँ से लोग लेके आएंगे बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, या आपका पेंशन का डॉक्यूमेंट? कितने लोगों के पास इतना नौकरी है, या पासपोर्ट है, या बर्थ सर्टिफिकेट है, या ज़मीन का कागज़ है? तो ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि आप तो 3-4 अहम डॉक्यूमेंट जो एड्रेस प्रूफ के लिए भी रहता है, और नया वोटर के लिए भी, या फॉर्म नंबर 8 जो है जहाँ पे करेक्शन होता है, उसमें भी आप लेते हैं, मगर इस एसआईआर में आप नहीं ले रहे हैं। तो पहले ये डिज़ाइन ही ऐसा था कि बहुत लोग ऐसे भी गरीब आदमी नहीं, मैं उस सवाल को जोड़ा आरएसएस की। उसमें आपका क्या है कि नैरेटिव यही अभी होगा, जी जी, क्योंकि ये 27 लाख लोगों को बीच में ज़्यादातर मुसलमान हैं। जी जी, आरएसएस का कैंपेन यही रहेगा कि ये सब सारे लोग घुसपैठिया है, ये क्योंकि बड़ा सबका मुसलमान। क्या सर आरएसएस अपने इस नैरेटिव बनाने में कि ये जो नाम कटे हैं सबके सब घुसपैठी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बाप का नाम है बेटा का नाम नहीं, बेटा का नाम है तो बाप का नाम नहीं, माँ का नाम है तो बेटी का नाम नहीं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं कि बेटी का नाम है। और मैं बालूर घाट था, कल बालूर घाट में था, वहाँ तो क़यामत का मंजर था। मतलब एक बालूर घाट हेडक्वार्टर में तो कोर्ट में लग रहा था कि कोई जुलूस निकला हुआ है, इतने लोग थे वहाँ। नहीं, अभी तो ये तो होगी, क्योंकि आप देखिए जो दूसरा आंकड़ा आया है कल सुप्रीम कोर्ट में, जी कि 11 अप्रैल तक जी जी 34,35,000 लोग, 34,35,000 लोग जी जी ये ट्राइब्यूनल में अपील किए हैं। जी जी, तो इसका मतलब क्या हो कि 27 लाख जिनका कटा वो तो अपील किए ही हैं, और भी लोग अपील किए, क्योंकि देखिए वो 5 लाख जो गए उसमें आपका 58 लाख से जो 5 लाख जो और इजाफा हुआ उनका, उनमें से भी बहुत सारे लोग अपील किए होंगे, या वो 5 लाख भी अपील किए होंगे। और 58 लाख में भी बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स थे जो कट गए, जो पहले ही कट गए थे ड्राफ्ट रोल में, क्योंकि वो थे नहीं जिस वक्त आपका इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था, या इन्यूमरेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी किया होगा। तो ये इतने सारे लोग जो है आपका अपील कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का एक मुहिम छेड़ा गया एसआईआर के नाम में, कि जितने लोगों को नाम अभी कटो। और इसमें क्या हुआ, अभी दूसरा एक आंकड़ा आया कि 63% के ऊपर, जो 90 लाख के ऊपर 63% के ऊपर हिंदू नाम कट गए हैं, और 34% मुसलमान नाम कट गए। स्टेट का अगर आप पॉपुलेशन देखिएगा तो हिंदू इस स्टेट में 68-69% है अभी का अगर देखिएगा, तो उससे तो कम कटा जितना उनका प्रोपोर्शन था, 63% ही कटा। और मुसलमान जो है अभी स्टेट में लगभग 30% के आसपास, उनका 34%, वो 34%, तो 30% कहाँ है उसको 34, तो 4-5% ज़्यादा ही कटा है।
तो इसमें मुसलमान लोगों का प्रोपोर्शनेट वाइज अगर देखेगा तो परसेंटेज ज़्यादा कटा है, हिंदू लोगों का नाम कम कटा है। सर मेरा सवाल ये है कि अगर आरएसएस की राइजिंग होती है, और आरएसएस राइजिंग तो है, अगर आरएसएस अपना एजेंडा लाने में कामयाब होता है कि हुकूमत तब्दील कर लेती है, बरह रास्त आरएसएस बीजेपी के जरिए आ जाती है, तो क्या इसका मुस्लिम बंगाल के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा? क्या बंगाल के मुसलमान भी उसी सूरत हाल में पहुँच जाएँ जो आसाम में इस वक्त है? बिल्कुल, असम के जैसा ही ये सिचुएशन होने जा रहा है। अगर आरएसएस अगर आए तो आरएसएस अगर कामयाब हो, बीजेपी का यहाँ पे सरकार हो, तो यहाँ पे बंगाल में आरएसएस बहुत सारा कुछ काम करेगा। एक पहला होगा कि एनआरसी यहाँ पे ले आएंगे वो लोग। फिर जो खाने वाने में जो ये है, जो मुस्लिम्स जो बीफ खाते हैं, इनके ऊपर भी कुछ हो सकता है बहुत सारा। खुलेआम अब जो है जहाँ पे जो मटन या चिकन या जहाँ पे जो बिकता है उसके ऊपर भी लोग ठोकाएंगे। तो यूपी असम में जैसे अभी हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा होने का बहुत बड़ा ज़्यादा। तो सर ये तो हल्की चीज़ है, मतलब इंटरनल को जो बड़ा फर्क पड़, इंटरनल फर्क तो वही तो होगा, क्योंकि एक तो आप देखिएगा इस बार का भी चुनाव में, एक तो बीजेपी का पूरा कैंडिडेट लिस्ट में एक भी कोई मुसलमान कैंडिडेट है नहीं। जी जी, ये लास्ट टाइम नहीं था, लास्ट टाइम वो लोग 7 कैंडिडेट दिया था। जी जी, इस बार एक कैंडिडेट में नहीं दिया। तो इससे पूरा क्लियर है कि एक एंटी मुस्लिम एजेंडा के लेके बीजेपी यहाँ पे लड़ेगा। और ये जो नैरेटिव है ये चलता रहेगा। बीजेपी अगर इस इलेक्शन हार भी जाए तो ये नैरेटिव चलता रहेगा, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल है कि बंगाल को हम कैसे हिंदुआइज करें। बंगाल में जो एक सेकुलर एनवायरनमेंट है इसको हम चेंज करके कैसे हिंदुआइज करें। सर इसमें सोशल मीडिया और जो मीडिया, नेशनल मीडिया या रीजनल मीडिया, उसका क्या रोल है? मतलब वो क्या? बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया, और एक बड़ा सेक्शन रीजनल मीडिया जो है, नहीं रीजनल मीडिया, नेशनल मीडिया, उनका एक बड़ा सेक्शन जो है ये आरएसएस बीजेपी का पैसा फंडिंग से चलता है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स ये लोग देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट या पार्टी का एडवर्टाइजमेंट। अभी भी देखिएगा बहुत सारे जगह यहाँ पे जो वो न्यूज़पेपर खोलिएगा या उसमें टीवी में भी इनका एडवर्टाइजमेंट ये लोग दे रहे हैं। तो इनका तो ऑब्वियसली एक पैसा इनका ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये है पावर में, तो अभी इनका एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे मीडिया चलते हैं। तो उसका तो रोल है आरएसएस, मतलब बीजेपी आरएसएस के लिए कैंपेन करना। तो वो हो रहा है ऐसा। ये तो सोशल मीडिया में बहुत सारे जो बॉट्स हैं या बीजेपी आईटी सेल का एक्टिविस्ट लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव है। आप अगर कोई भी चैनल का या कोई भी यूट्यूब डिजिटल मीडिया का इंटरव्यू देखिए या कोई टॉक शो देखिए, उसका कमेंट्स पेज पढ़िएगा तो कमेंट्स में आपको लगेगा कि भाई इस लेवल पे लोग कम्युनल बात करते हैं। किसी का कुछ भी ये नहीं, कुछ भी आप बोलिए उसमें वो फ़र्क नहीं, आपका नाम देख के बस वो अपना जो व्यूज़ है वो जाहिर करेंगे एक तरफा। सर हम लोग बालूर घाट के होटल में रुके थे, एक लड़का से पूछा, एक वेटर से होटल से, कि तुम्हारा नाम आया? तो उसने कहा कि हाँ आ गया है। हमने कि अच्छा सिर्फ मुसलमानों का कर रहा है? तो वो बोलता है कि नहीं, वो लोग लायक ही इसी लायक है। तो सर ये जो मतलब मैंने कई मतलब बालूर घाट में साउथ दिनाज में ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग हैं, मतलब मुस्लिम भी पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए वहाँ पे। तो ज़्यादातर मैं ज़्यादा हिंदू से बातचीत कर, उसमें बहुत ज़्यादा घृणा नफरत देखा मैंने। तो क्या ये नफरत इस तरह की इस एरियाज़ में भी है हिंदुओं के तई? हाँ देखिए, आप देखिए ना, बालूर घाट का जो एमपी है जी सुकांत मजूमदार, वो इस गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एजुकेशन के। पहले भी एमपी थे, 2 बार एमपी हुए। जी बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे। तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों में एक तब्दीली आया, तभी जाके तो वो एमपी बने। तो उसमें तो अभी क्लियर है कि मतलब वहाँ मतलब इस आपके मतलब हमारे जो देखिए बंगाल का और स्पेस बंगाल के, और मुझे लगता है कि जो नॉर्थ बंगाल है जी जहाँ पे तृणमूल ऑर्गेनाइजेशनली कमजोर है जी और मतलब रिलेटिवली कमजोर है, क्योंकि तृणमूल हिस्टोरिकली साउथ बंगाल का ही पार्टी था। तो वहाँ पे लेफ्ट कम हो गया और बीजेपी राइज कर गया नॉर्थ बंगाल में। नॉर्थ बंगाल के जो 8 लोकसभा सीट है उसमें भी जितना आपका टोटल आपका 8 लोकसभा सीट में 56 सीट्स उसमें आता है असेंबली सेगमेंट्स। और उसके साथ भी अगर आप
मालदा को आप जोड़ दीजिएगा, मालदा मुर्शिदाबाद, टोटल मिला के आपको 78 सीट्स वहाँ पे आता है। जी जी। तो ये 78 असेंबली सीट्स में यहाँ पे बीजेपी रिलेटिवली बेटर किया है। अगर 2019 का लोकसभा से देखिएगा, 2019, 21, 24 का लोकसभा, इसमें ये लोग रिलेटिवली बेटर किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी, और क्योंकि आपका मुसलमान वोट भी कटा है ज़्यादा यहाँ पे मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, ये सब जगह में, साउथ दिनाजपुर में भी अच्छा खासा कटा है। हाँ, तो यहाँ पे भी आपका एक बड़ा सा चांस है जहाँ पे बीजेपी रिलेटिवली नॉर्थ बंगाल में अच्छा करेगी। दूसरा जगह में ये सिचुएशन शायद थोड़ा कम है, खासतौर से जो सेकेंड फेज में इलेक्शन होगा 29 तारीख को, कलकत्ता, 2 24 परगना और हावड़ा, हुगली, नदिया, यहाँ पे थोड़ा सा कम शायद है। यहाँ पे तृणमूल का ओल्ड पुराना गढ़ है, यहाँ पे तृणमूल का स्ट्राइक रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो और नदिया और नॉर्थ 24 परगनास में मथुआ लोगों का नाम काटने से, ज़्यादा काटने से, वहाँ पे बीजेपी भी थोड़ा सा वीक हो गया। बीजेपी का भी अच्छा हाल वहाँ पे है नहीं, और मथुआ लोगों के अंदर में भी एक चर्निंग अभी हो रहा है कि हम बीजेपी को ऊपर भरोसा किए थे मगर हम लोगों का कुछ काम नहीं आया, और सीएए में भी उनको बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला। तो ये सब मिला के वो बीजेपी के खिलाफ भी एक वहाँ पे एक गुस्सा है मथुआ लोगों के अंदर। तो जितना नॉर्थ बंगाल में वो गेन करेगा, वो शायद साउथ बंगाल में बीजेपी फिर लॉस हो जाएगा, तो इवन आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है अभी भी इस चुनाव में तृणमूल बहुत खराब करेगा, फिर भी वो 180-85 सीट उनको आना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो आरएसएस की राइजिंग हो रही है, और ये ऐसे आरएसएस की जो राइजिंग सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बंगाल की जो रिवायती पॉलिटिक्स है, सेकुलर पॉलिटिक्स है, या एक जो 200 साल की पुरानी एक मेहनत है, मतलब उसको बचाने के लिए बंगाल की सिविल सोसाइटी को, माइनॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए कि हम आरएसएस को रोक सकें। एक उसके साथ साथ ये भी सवाल है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से हालिया वर्षों में मंदिर की पॉलिटिक्स की है हर जगह, क्या उससे नुकसान पहुंचा है इस कंपोजिट कल्चर को? ममता बनर्जी का मंदिर पॉलिटिक्स बेसिकली आरएसएस को काउंटर करने में, उसमें एक सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन है। जी। और उसमें ममता बनर्जी जो नॉर्थ इंडिया के जो मेल गॉड्स है, खासतौर से राम और शिव और हनुमान, जी, इनके खिलाफ ये मदर गॉडेसेस, काली, दुर्गा, इसलिए दुर्गांगन आपका न्यू टाउन में हुआ, या महाकाल, जो महाकाली ये सिलीगुड़ी में हो रहा है, या वैष्णव कल्ट का जगन्नाथ टेम्पल आपका इसमें, क्योंकि जगन्नाथ नॉर्थ इंडिया का देवता नहीं है, ये यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में ही ज़्यादा, बंगाल उड़ीसा में है। तो वहाँ पे ये दीघा में जगन्नाथ मंदिर कर रहे हैं, तो या यहाँ पे दुर्गा पूजा कार्निवल रेड रोड में ये 2016 से उन्होंने शुरू किया था। ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव रिलीजियस पॉपुलिज्म है। तो ये अभी चलेगा अभी बंगाल में, क्योंकि ये शॉर्टकट है आपका। अगर ज़मीनी तौर से आरएसएस को अगर लड़ना है तो तृणमूल को एकदम बूथ लेवल में एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजिकल एक आपका एक्टिविस्ट ग्रुप आपका बनाना पड़ेगा, जो विजिलेंट रहेगा, मॉनिटर करेगा, और जो तृणमूल का जो बंगाली नेशनलिज्म का लाइन है वो अगर वो और भी ज़्यादा परस्यू करे तो वो एक हो सकता है। वैसे सिर्फ तृणमूल का ही काम नहीं है आरएसएस को ज़मीनी तौर से लौटने में। मुझे लगता है कि कांग्रेस भी, अगर उनके जो ग्रास रूट लेवल में एक ज़माने में कांग्रेस में सेवा दल का कॉन्सेप्ट था, तो सेवा दल ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो गया है। अगर कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि ऑल इंडिया लेवल में आरएसएस को टक्कर देने के लिए आपको सेवा दल को रिएक्टिवेट करना चाहिए, और वॉलंटरी, और लेफ्ट का भी आम जितना भी कैडर बेस्ड है, जो रिलीफ प्रोग्राम, या जैसे लेफ्ट एक ज़माने में करते थे 50 के दशक में, 60 के दशक में, नाइट स्कूल खोलना, रात का नाइट स्कूल खोलना, जिसमें लोगों को बहुत सारे स्कूल एजुकेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन, बहुत सारे वो फ्री ट्यूशन देना, या ये उनको जागरूक करना बहुत सारे इशू को लेके। जो लेफ्ट के जो लॉयर फोरम्स हैं, वो हफ्ता में अगर गांव में या शहर का बस्ती में गरीब लोगों को जो फ्री अगर आप सलाह दे, या उनका केस लड़ने के लिए वो अगर वो हेल्प करे,
तो ये काम हो सकता है बहुत सारा। मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनके डॉक्टर्स में से भी लेफ्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे फ्री क्लिनिक हर हफ्ता में कोई भी एक मोहल्ले में जाके फ्री क्लिनिक का सर्विस देना, या जो स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर है वो अपने फेसबुक में टाइम ना बिता के ज़्यादा, वो अगर इसमें ज़मीनी तौर में हफ्ता में 1-2 दिन अगर फ्री ट्यूशन दे या नाइट स्कूल में टाइम दे, तो इसमें हो सकता है, क्योंकि यही सब तो वॉलंटरी काम तो आरएसएस भी करता है ना। सर मुस्लिम समाज को क्या करना चाहिए, मतलब मुस्लिम समाज को, मतलब ये आपने पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में कहा जी, तो इसमें एक्चुअली मुस्लिम समाज को भी ये सब मामले में थोड़ा जोड़ना चाहिए। ये सारे जो मुहिम है, इस तरीके के जो एक्टिविटी है, इनिशिएटिव्स है, वो उसको जोड़ना चाहिए। और दूसरा, मुस्लिम समाज को मुझे लगता है कि ये जो मुस्लिम समाज भी आपका मस्जिद, मदरसा, ये सब या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, जी जी, इसको छोड़ के अगर वो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज में मुस्लिम्स का हेल्थ में कितना क्या होना चाहिए, उनको हेल्थ का डिमांड, एजुकेशन का डिमांड, एम्प्लॉयमेंट इनकम का डिमांड, ये सब डिमांड को लेके अगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा उभर कर आगे आए तो फिर वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप मदरसा मस्जिद ज़्यादा कीजिएगा तो आरएसएस का हाथ और भी स्ट्रांग होगा। आरएसएस भी बोलेगा कि देखिए यहाँ का मुसलमान जो है वो सिर्फ मदरसा और मस्जिद की सेव करता है, तो वो करने से ज़्यादा आपका हेल्प नहीं होगा। एजुकेशन का डिमांड, हेल्थ का डिमांड, एम्प्लॉयमेंट का डिमांड, यही सब डिमांड लेके आना चाहिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को टाइम दिया। ये बात तो सच है कि ये जो इलेक्शन है सिर्फ किसी सियासी जमात के हार और जीत से ज़्यादा बड़ा इलेक्शन है कि यहाँ पे तय करेगा कि बंगाल का इलेक्शन आरएसएस को कितना स्पेस दे रहा है। और जबकि साउथ इंडिया और बंगाल उन स्टेट में से है जहाँ सेकुलर पॉलिटिक्स का ये आखिरी किला है। अगर ये भी ढह गया तो भारत की पॉलिटिक्स का एक नई दौर में दाखिल हो जाएगा। अब देखना ये है कि इस इलेक्शन में सेकुलर किला जो है बाकी रहता है या नहीं रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया।